आपके पेपर है वो 4 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधे ही आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रश्न संख्या पहला है, गोपियाँ किससे अटूट प्रेम करती थी? तो गोपियाँ किससे अटूट प्रेम करती थी? ऑप्शन नंबर अ हमारा राइट रहेगा, गोपियाँ श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी। क्वेश्चन दूसरा है, प्रस्तुत आत्मकथ्य रचना के लेखक है। तो आत्मकथ्य है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। तीसरा क्वेश्चन है, मैं कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गई, यह कथन किसके लिए है? तो ये कथन है बाल गोविंद भगत के बारे में। किसके बारे में? बाल गोविंद भगत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करना है। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, इसका आविष्कार किसने किया था? ये आपको हमें इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कैप्टन करते थे। आगे का क्वेश्चन है, नवाब साहब ने टिकट खरीदा। तो नवाब साहब ने टिकट खरीदा था सेकंड क्लास का। कहाँ का खरीदा था? सेकंड क्लास का। प्रश्न 8वां है, फसल कविता की रचना किस भाषा में की गई है? तो फसल भाषा की फसल जो कविता है इसकी रचना है वो खड़ी बोली हिंदी में की गई। ऑप्शन नंबर द इसका राइट रहेगा। और प्रश्न संख्या 9वां है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? यानी जिसके कारण प्रश्न बनता है, तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? अ, यानी कब, जैसे कब जाता है, कब खाता है, इस प्रकार से जब, जिसने, उसने, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। प्रश्न संख्या 10 है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ है, यानी ये कैसा पाठ है? खोजप्रक निबंध है या आत्मप्रक निबंध है, यात्रा वृत्तांत है या ललित निबंध है? तो ये है आत्मप्रक निबंध। ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट रहेगा। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जटिल तानों के जंगल में खो जाता है। जटिल तानों के जंगल में कौन खो जाता है? तो ये मुख्य गायक है, वो जटिलताओं के जंगल में खो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा उसमें लगभग 12 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मन वृंदावन होने का अर्थ है, मन वृंदावन होने का अर्थ है यानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। तो ऑप्शन नंबर द हमारा राइट रह जाएगा। उसके बाद में हमारे रिक्त स्थान आएगी, तो रिक्त स्थान से आएगी। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट है विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या प्लस अर्थी का मतलब क्या हो जाता है? तो विद्या प्लस अर्थी का मतलब हो जाता है विद्यार्थी। क्या हो जाता है? विद्यार्थी। उसके बाद में देव बलि शब्द में कौन सा समास है? तो देव बलि जो ये शब्द है इसमें तत्पुरुष, कौन सा? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या तीसरा है, रिक्त स्थान में जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है, तो वो कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक। कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में काल का बोध कराने वाली क्रिया, काल का जो बोध कराने वाली क्रिया होती है उसे किस क्रिया के नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करना है। प्रश्न संख्या 5 में वे शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम, किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। और किसी शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। हाँ, ये छठा क्वेश्चन आपके उपसर्ग से संबंधित है। सुक्रम में उपसर्ग है, तो सुक्रम में सु उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? सु। ठीक है, सु प्लस क्रम। अब हमारा खंड ब है, तो इसमें दिए गए प्रश्नों के हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7वां, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया गया है इसको आपको वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ लो। उसके बाद मैं आपको सीधा ही इसके आंसरों की तरफ लेके चलता हूँ। यदि आप इस गद्यांश को पढ़ोगे और उसके बाद में प्रश्नों के आंसर दोगे तो आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न पहला है, भारतीय धर्म नीति के प्रणेता किस विषय में जागरूक थे तथा क्यों? और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य की विवेक बुद्धि बुद्धि से किसका निर्माण होना संभव है? और उसके बाद में क्वेश्चन है, उत्कृष्ट जीवन प्रणाली कैसे
निर्मित हो सकती हैं, और उसके बाद में चरित्र को मानव जीवन की अमूल्य निधि क्यों कहा गया है, और चरित्र की उपेक्षा कब होती है, और उसके बाद में क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। तो इन सभी के आंसर यहाँ पर नीचे मैंने लिखे हुए हैं, आप इन सभी के आंसर आराम से यहाँ पर वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से ये इनके आंसर हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, यहाँ पर अपठित काव्यांश है, हमारा अपठित काव्यांश है, जिससे पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के आंसर लेने। तो वीडियो को पॉज कर लो और इस काव्यांश को आप पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने के बाद में यदि आप आंसर दोगे तो बहुत ही सरलता से आप आंसर दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कवि पूर्वजों से क्या सीखने को कह रहा है, और दूसरा है कवि किसको खोजने के लिए कह रहा है, और तीसरा है कवि ने पूर्वजों के गौरव के लिए क्या करने को प्रेरित किया है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका, गौरवदीप में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं हमारे, पद्य में कौन सा काव्य गुण है, और कवि ने इस काव्यांश में देश प्रेम का संदेश किस काव्य रचना शैली में दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर ये दिए गए हैं। यहाँ पर है कि कवि कह रहा है कि हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए कि जीवन में किस तरह जीना तथा किस तरह मरना चाहिए, और कवि पूर्वजों के पद चिन्हों को खोजने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी के आंसर दिए गए हैं, और गौरवदीप है उसमें आपके रूपक अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी के आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप आंसरों को आराम से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है, निम्न पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है, इसको पहले पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है। तो वीडियो को रोक के आपको पढ़ लेना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके, कवि बादल से गरजने का आग्रह क्यों कर रहा है, और दूसरा क्वेश्चन है इसका, कवि ने बादल को, ठीक है, बादल को नवजीवन वाला क्यों कहा है, और उसके बाद में इसका क्वेश्चन है, बादल किसका प्रतीक है और क्यों कवि बादल से क्या करने का अनुरोध कर रहा है। तो कवि बादल को बरसने का अनुरोध कर रहा है। ठीक है, तो इसके सभी के आंसर भी यहाँ पर दिए गए कि कवि बादल से गरजने में नई चेतना जगाने वाला और उत्साहवर्धक स्वर सुन रहा है। वह चाहता है कि जड़ता से ग्रसित समाज में चेतना और सृजनात्मक उत्साह भर जाए और क्रांति की भावना जागे। कवि यही चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी के आंसर दिए गए, ख ग घ और 4 ही होते हैं इसमें। और उसके बाद में वापस गद्यांश है, जिसको पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने। तो यहाँ पर एक बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, तो इसको भी आप पढ़ लो और उसके बाद में दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। और सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर याद कर सको। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता से लेखक का क्या आशय है। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी, उसके लिए लेखक ने क्या प्रमाण प्रस्तुत किया। और यह इस प्रकार से ग और घ क्वेश्चन भी हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको वीडियो को रोक के पढ़ लेना है, और उसके बाद में दिए गए प्रश्नों के ये आंसर भी यहाँ पर मौजूद है, आप आंसर भी आराम से पढ़ लेना और इसे याद कर लेना। एक बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद में हमारा खंड स शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारे हैं निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के आपको अर्थ बताने हैं। तो यहाँ पर 2 आपके मुहावरे दिए हुए, एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है। ओखली में सिर देना, ठीक है, ओखली में सर देना या सिर देना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। और उसके बाद में है अकेला अकेला सना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला सना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, यहाँ पर ये गलती से मिस्टेक हो गई है, गलती से ये इस प्रकार से लिखा गया, अकेला सना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके पाठों से पूछे जाएंगे और जिसके 40 से 60 शब्दों में आंसर देना होगा। अलग अलग प्रकार के इसमें भी होंगे, लघुतरात्मक होंगे और अति लघुतरात्मक भी होंगे, दीर्घ लघुतरात्मक भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो देखो डुमराव है वो एक गांव है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। सभी के आंसर एक साथ में मैं आपको दिखाऊंगा
और दूसरा है मैं क्यों लिखता हूँ, ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, ऐसा कहने से यज्ञ का क्या तात्पर्य है। और उसके बाद में क्वेश्चन है कभी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताका गांव का फहराना, पताका गांव पर फहराने किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो सफ़ेद जब कोई शोक होता है, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सफ़ेद पताका फहराते हैं, शोक मनाते हैं, क्योंकि सफ़ेद शांति का प्रतीक है। और रंगीन पताका जब गांव में कोई शुभ कार्य होता है तो रंगीन पताकाएं यानी खुशी का माहौल होता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए, आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये पौधों से संबंधित पॉइंट है, इसका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, एक साथ में मैंने लिखे हुए हैं। और उसके बाद में मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार क्यों किया गया होगा, तो ये तो पता ही है कि उसके पेट की भूख शांत करने के लिए ये आविष्कार किया होगा, जानबूझकर नहीं। कभी गलती से कोई मांस का टुकड़ा किसी आग में गिरा होगा और उसने वापस से उसके अंदर से निकाल के खाया होगा तो उसको स्वादिष्ट कुछ स्वाद मिला होगा, तो उन्होंने सोचा कि आग हमारे लिए आवश्यक है, इस प्रकार से इसका आविष्कार हुआ होगा कवि के आधार पर। और उसके बाद में है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो राजा का धर्म क्या होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना। और उसके बाद में क्वेश्चन है आत्मकथा कविता पढ़ने पर आपको क्या प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद में हालदार साहब की दृष्टि से कैसी कौम देश का अहित करने वाली होती है। तो ये आपके दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न है, दो आपके दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद में है निम्नात्मक प्रश्न, जिसके आंसर आपको कम से कम 100 शब्दों में देना पड़ सकता है। उसके बाद में है तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहला है सांप को देखकर भोलानाथ और उसके साथियों की क्या दशा हुई। और उसके बाद में है कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन पृष्ठ आपको लिखना है, जो आपकी किताब के अंदर से इसको पढ़ लेना। और लेखिका मनु भंडारी का जीवन पृष्ठ ये भी आपको अपनी किताब से पढ़ लेना है। सभी लेखकों का जैसे इम्पोर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मनु भंडारी वगैरह, तो जयशंकर प्रसाद, तो इनके जीवन पृष्ठ के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में है हमारा खंड द। तो यहाँ पर है आपके पहला क्वेश्चन है अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र तो आपको लिखना आता ही होगा, ये अथवा में रहेंगे, दो होंगे, दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना, औपचारिक और अनौपचारिक। अपनी अनुपस्थिति पर खेद प्रकट करते हुए अपने मित्र को उसके विवाह पर शुभकामना पत्र लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में से एक आपको सॉल्व करना होगा। और उसके बाद में है नेत्रदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन आपको देना है 25 से 50 शब्दों में। ये भी आपके अथवा में रहेंगे, दो होंगे, दोनों में से किसी एक पर आपको देना है। या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। और उसके बाद में निम्न में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निम्न लिखना है। आपके 4 या 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। तो जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप एक बार पढ़ लेना। तो इनमें से आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत, और इसके ये पॉइंट आपको साथ में दिए हुए होंगे। ठीक है, इनके आधार पर ही आपको ये लाइनें बनाकर यानी टॉपिक वाइज इसको लिखना है। और उसके बाद में है डिजिटल इंडिया, और ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, और 500वां इंटरनेट ज्ञान का भंडार। तो इस प्रकार से ये सब हैं। और अब मैं जो आपने कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और दीर्घ लघुत्रात्मक, निम्नात्मक, तो उन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थियों वो आंसर यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, मतलब मैंने जो पीडीएफ तैयार की थी उसमें वो पॉइंट ऐड नहीं हुए। तो ये पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री बालाजी एकेडमी सेवड़ी पर मिल जाएगा। ये पूरा पेपर आपको सॉल्व किया हुआ उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उन सभी के आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा श्री बालाजी एकेडमी सेवड़ी, जिसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय पर मिलते रहें।